Hello. Yeah, hello. Yeah, am I audible, Mahavir ji? Yeah. Now you're ready. Sure. 1 second. Yeah. Please go ahead. Just cover your camera. Yeah, I'm just beginning. Okay. Hi. Sorry for the glitches. So basically, um, is actually ये सेशन जो था basically हम I decided that कि मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि ये चीज मैंने रियलाइज किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि इंग्लिश जो है वो एक नीश ऑडियंस तक जाता है बट हिंदी क्योंकि हम लोग का लाइक नेचुरल लैंग्वेज है तो उसको प्रमोट करें तो ज्यादा बेटर है मतलब नेचुरल कन्वर्सेशन हो पाएगा Right. और जैसे आप मतलब कि यू हैव बीन पार्ट ऑफ माय जर्नी एंड आई हैव ट्राइड टू कवर एज मेनी टॉपिक एज पॉसिबल लाइक मेरे जितने भी fellow members and others also. I have tried to cover many topics related to disability. So, like, I feel that now it's time climate change because I have been like discussing this for long. मतलब कि बहुत टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बट इसको लाइक थोड़ा सा मतलब क्योंकि जब मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में लाइक मैं इन्विजन करता हूँ तो लाइक पहला सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है क्या बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि लाइक मोस्ट ऑफ द people who work in this field do not get recognition or like don't uh, they are not so like upfront about it and इसलिए मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर वर्क कि आप हाउ यू एक्चुअली गॉट मोटिवेटेड कैसे आप मतलब कि इस फील्ड में काम करने का सोचे give a brief background and then we can move forward. Sure. First of Yeah. all, नमस्ते सभी को और थैंक यू फॉर हैविंग मी महावीर. ऑलमोस्ट ये आपका 1.5 साल हो गया इस इनिशिएटिव को जो आप नैरेटिव ला रहे हैं ग्राउंड सो. और मैं एक्चुअली हमने पहले भी बात किया था कि इस पे हम बात करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस ज़्यादा था तो शायद इसलिए बहुत लेट हो गया आने. अपने बारे में अगर मैं थोड़ा सा अगर शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूं तो मैं एक पेशे से इन्वायरमेंटल लॉयर हूं और पिछले 3-4 साल से अभी एनसीपीटीपी फेलो के नाते मैं अभी क्लाइमेट चेंज और डिसेबिलिटी की इंटरसेक्शनलिटी पे काम कर रहा हूं. और जैसा आपने पूछा कि इसका चॉइस करने का क्या कारण था तो मेरे मोस्ट ऑफ द चॉइस में क्यों लॉयर बना या क्यों इन्वायरमेंट सेक्टर में काम किया और अभी क्यों क्लाइमेट चेंज और डिजर्टी पे काम कर रहा हूँ मोस्टली सब नेचुरल प्रक्रिया से आया. मैं बचपन से ही मैं झारखंड और बिहार के मोस्ट बैकवर्ड जैसे सीतामढ़ी, डाल्टनगंज, गिरिडीह, हजारीबाग और पाकुड़ में पला बड़ा स्कूलिंग किया अपना. तो वो एक अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक काउंटेड है मतलब नॉट जस्ट इन दिस स्टेट बट अक्रॉस इंडिया एज वेल. तो यहाँ पे मुझे अगर मैं सीतामढ़ी में था तो फ्लड में मुझे खुद भी इवैक्यूएट किया गया था जब मैं बचपन बच्चा था. और उस टाइम पे ये लगा भी नहीं फील भी नहीं आया कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में है. वो हमेशा लगा कि अरे वाह कूल चीज हुआ है मेरे साथ, मुझे इवैक्यूएट किया गया एनडीआरएफ के द्वारा. Yeah. उसके बाद जब गिरिडीह या गिरिडीह जो आपके होम टाउन के जस्ट बगल का जिला है वहाँ या गिरिडीह हजारीबाग आया तो वहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत दिखा कि पानी जो नीचे से निकल रहा है वो लाल पानी है क्योंकि उसमें लोहा का मात्रा बहुत ज्यादा है और उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही थी. फिर जब मैं गिरिडीह से फिर धनबाद और पाकुड़ की तरफ गया तो वहाँ पे फिर एयर पॉल्यूशन एक बड़ा इशू था क्योंकि वहाँ पे कोल माइंस बहुत सारे हैं और इवन कुकिंग के लिए आपके अराउंड हर जगह कोल यूज किया जा सकता है. साथ में झारखंड में रहे तो माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीजें, उलगुलान मूवमेंट जो हुआ था, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है. तो ये
तो जो जिस इन्वायरमेंट में पला बड़ा, जिस तरह से स्कूलिंग किया, जो न्यूज़पेपर कंज्यूम्स किया, तो एक हमेशा जो मेरे संस्कृति का था, जो मेरे इन्वायरमेंट का था, जो मेरे हेरिटेज का हिस्सा रहा था, इसलिए इन्वायरमेंट सेक्टर में काम करना एक नेचुरली आया। और डिसेबिलिटी की इंटरसेक्शनलिटी कहाँ से आता है, तो उसमें एक दो मेन इंग्रेडिएंट्स अगर मैं कह सकूँ, तो पहला तो ये था कि मैं खुद भी एक डिसेबल्ड हूँ, तो एक इम्पैक्ट खुद भी फेस किया हूँ। तो जितने भी इम्पैक्ट है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे हीट वेव में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मेरे आइज के कारण, मतलब आई विजन जो इम्पेयरमेंट उसके कारण, या फिर पॉल्यूशन है उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। साथ में जब मैं 2 साल पहले क्या हुआ है कि 2022 में एक आईपीसीसी रिपोर्ट आया, और उन्होंने एक बहुत प्रमुख बात कहा कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को डील करना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका एक्चुअली होगा इनइक्वालिटी को खत्म करो। तो इनइक्वालिटी जो इनकम के बेसिस पे हो, और चाहे डिसेबिलिटी के बेसिस पे हो, या हमारा सोशल स्टेटस, या कुछ भी इस तरह का हो। और मैं इससे जस्ट 1 साल पहले ही फेलोशिप और ये क्लाइमेट चेंज और डिजर्टी पे करना स्टार्ट किया था। तो वहां पे जब ये आईपीसी से रिपोर्ट आया, और जो जिस लाइन पे मैं कार्य कर रहा था और सोच रहा था, उसी को जब एक इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिस्ट लोगों ने, रिसर्चर्स लोगों ने एक तरह से उसी को बैक किया, तो एक फिर मुझे लगा कि हाँ, एक मोमेंटम मिला कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, सही ट्रैक पे हूँ, और इसको फर्दर अगर करूंगा तो ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो अभी एक तरह से नेग्लेक्टेड है, जो मैं बाद में डील करूंगा क्यों, और इस कारण से फिर मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। वेरी नाइस। तो हम लोग आते हैं आगे कि बेसिकली बहुत सारे लोग को एक मिसकंसेप्शन है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, हम्म, फिर आपका वेदर जो आपका सीजनल चेंजेस होते हैं वो, मतलब कि बहुत सारे लोग का मिसकंसेप्शन है कि भाई क्लाइमेट चेंज का मतलब कि लाइक थोड़ा वेदर का चेंज हुआ, या फिर कोई लोग डिजास्टर से लाइक कंपेयर करते हैं या फिर उससे। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिजास्टर, डिजास्टर और लाइक वेदर चेंज, समथिंग लाइक दैट। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। या तो श्योर। फर्स्टली थैंक फॉर आस्किंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो या अगर मैं इसको लार्जली पर्सपेक्टिव बताऊँ, तो सबसे जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट आता है वो आता है प्लानिटरी क्राइसिस का। तो जिसमें हमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन 9 मेन पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक है जैसे क्लाइमेट चेंज, दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा है नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसी तरह ओशन से रिलेटेड हैं, और फिर हमारा जो ओजोन लेयर है, ये सब अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जो एक्चुअल जो लार्जर इन्वायरमेंट को कवर करता है। उसमें से सिर्फ क्लाइमेट चेंज एक हिस्सा है। जब हम क्लाइमेट चेंज की उसको संदर्भ में बात करते हैं, तो उस तरह के चेंजेस की बात करते हैं जो 30-40 साल के अंतराल पे असर पड़ रहा है। तो आज हमको वो असर पड़ रहा है जो 90s या 80s में स्टार्ट हो चुका था, और आज हमें वो दिख रहा है। जबकि डिजास्टर्स होता है, क्लाइमेट चेंज हो ना हो, डिजास्टर्स होगा ही, कहीं ना कहीं फ्लड आएगा ही, कहीं ना कहीं साइक्लोन्स आएंगे ही। बट इट इज क्लाइमेट मोर चेंज क्या, स्पॉन्टेनियस। या या लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या करता है कि जो साइक्लोन हो सकता है साल में 5 बार आएगा, उसको ये 25 बार कर दे रहा है। हीट वेव होगा, लेकिन जो हीट वेव हो सकता है पूरे साल में 15 दिन एग्जिस्ट करता, वो ये मार्च से लेके जून तक, या जुलाई तक या अगस्त तक पोस्टपोन कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि डिजास्टर्स नहीं होंगे, डिजास्टर्स होंगे, धरती का एक तरह से वो इन्वायरमेंट का नेचर है। एनवायरमेंट। बट चीज क्या कर दे रहा है, वो सब चीज को एग्रीवेट कर दे रहा है। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लैंडस्लाइड की बात करें, या ये हमने फ्लड का बात किया, या इन अगेन अभी हम देख रहे हैं जो दो चीज का मैं बताऊं। एक मॉनसून का एक होता है रिदम, होता है कि वो एक इस तरह का जून के आसपास आता है और अगस्त के आसपास चला जाता है। क्लाइमेट हम्म। कारण क्या हो रहा है, कभी भी बारिश हो जा रहा है, कभी भी सूखा आ जा रहा है। तो जो एक रिदम होता है, आपको सोचिएगा रिदम क्यों जरूरी है। रिदम इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम लोग का जो क्रॉप पैटर्न्स है उसी को फॉलो करता है। तो हमारा जो भी फेस्टिवल है, हमारे क्रॉप पैटर्न्स हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, सारा एक पैटर्न हजारों साल से चला आ रहा था। बट जो पिछले 200 साल के कारण वो सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। तो हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, हमारा फूड स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल है, सब कुछ क्लाइमेट चेंज कारण, हमारा जो माइग्रेशन पैटर्न्स हैं,
हम लोग कब, जैसे बहुत सारे इसमें अब तो धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करते रहते हैं हमेशा अपने जानवरों और उसके साथ, अब वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो रिदम था इन्वायरमेंट का या वेदर का, वो बहुत अफेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, जो वेदर पैटर्न्स आपने बोला, वो बहुत ज्यादा हाइक हो रहा है। तो जैसे पहले 35 डिग्री 40 डिग्री मैक्स माना जाता था कि हाँ एक गर्मी है, अब वो पिछले साल दिल्ली में 49 डिग्री तक चला गया था। और वो कोई वन ऑफ मोमेंट नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली की बात भी नहीं है, वो पूरे देश में पूरे दुनिया में आ रहा है, और वो बहुत ज्यादा दिन आ रहा है। तो ये एक सिचुएशन ऐसा आता है कि उस गर्मी को हमारा बॉडी सह नहीं सकता है। स्पेशली जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, उनके लिए बहुत बड़ा एक समस्या होता है, और स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी। तो ये एक डिफरेंशिएट है, और इसलिए ये बहुत खतरनाक है। वो तो है। और फिर आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये क्लियर किया। उसके बाद ठीक है, तो हम लोग पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि लाइक अभी जो क्लाइमेट चेंज करंट जो अभी टॉपिक चल रहा है, हम्म, उसमें डिसेबिलिटी कहाँ पे लाई करता है और कहाँ पे मतलब कि और मतलब एक्चुअली स्कोप है जहाँ पे और काम करने की आवश्यकता है। पहले हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि उसमें क्या या लेजिस्लेशन में क्या चेंजेस आने चाहिए। दैट तो वर्ल्ड के क्वेश्चन, या बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ और एक बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का एक रेफरेंस देना चाहूंगा। कि हम्म, एक सिंड्रोम है कि जब हम अगर एक उबलते हुए पानी के पैन में अगर हम एक फ्रॉग को पूरे उबलते हुए पानी में डालेंगे, तुरंत उछल के कूद के चला जाता है। बट अगर हम उस पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो वो फ्रॉग या कोई भी दूसरा जानवर धीरे धीरे उसमें एडजस्ट हो जाता है और वो उसमें मर जाता है। एक्चुअली अगर क्लाइमेट चेंज को समझना है, तो ये बहुत एक सिंपल सही एग्जांपल है कि हमारा जो टेम्परेचर है धरती का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे हमें डिजास्टर्स को भी असर करता है, चाहे फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो या साइक्लोन हो, क्योंकि वो सीधे ऑन द फेस दिखता है हमें कि हाँ ये एक साइक्लोन आया, इतने लोगों को मारा, इतना डैमेज किया, तो हम लोग उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्योंकि एकदम धीरे धीरे कर रहा है, इसलिए जनरली इग्नोर्ड होता है। और अगर आप जहाँ हम्म, बोला कि ग्लोबल लेवल पे पहला अगर स्टार्ट करेगी क्या स्टेटस को, अगर मैं बोलूँ क्या है, तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन से इसको मैं जोड़ते हुए बताऊंगा कि बहुत सारे एक जो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज को, हम उसको उतना सीरियसली लेते नहीं है। जैसे उसमें सबसे प्रमुख आता है डिजर्टिफिकेशन, जिसमें झारखंड जहाँ से हम लोग दोनों आते हैं, वो उसका बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। कि अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में झारखंड सबसे ज्यादा टॉप 6 स्टेट्स में आएगा जो क्लाइमेट चेंज प्रोन है। क्यों? इसका जो डिजर्टिफिकेशन यहाँ होता है। सिमिलरली बहुत सारे जो आइलैंड नेशंस हैं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसलिए होते हैं, चाहे मालदीव्स हो, नुआरू हो, या इस तरह के फॉकलैंड नहीं, फॉकलैंड नहीं, लेकिन मार्शल्स आइलैंड हैं। इस तरह के एशिया पैसिफिक के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो एक देश हैं, और उनका एग्जिस्टेंस ही खतरा है कि क्या वो 550 साल बाद वो देश रहेगा भी कि नहीं रहेगा, क्योंकि जो कोस्टल इरोजन हो रहा है उस देश को पूरा का पूरा खत्म कर देगा। तो इसलिए जब क्लाइमेट इन्वायरमेंट की जो एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ग्लोबल स्टेज पे 1970s में, क्लाइमेट चेंज उस टाइम तक इसका मुद्दा नहीं रहा था। और जब 1990s में एक डरबन कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद रियो कॉन्फ्रेंस हुआ, इस तरह के बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल्स आए लेट 90s में। तो जब इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए, तो बेसिकली वो पहले ओजोन लेयर और इस तरह की चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, या डिफॉरेस्टेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। बट धीरे धीरे उसमें क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट समझा गया और उसको इंक्लूड किया गया। बट इसमें जो खामी ये थी कि इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड नहीं किया। और ये चेंज आया 2015 में, जाके इसको हमने एक तरह से करेक्ट किया। जब पेरिस एग्रीमेंट आया था 2015-16 का, तब हमने पहली बार उन्होंने अपने प्रियम्बल में रिकॉग्नाइज किया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी डिस्प्रोपोर्शनली इम्पैक्ट होते हैं। उससे correct, पहले अगर हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, एक डेकेड पहले, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यूएनसीआरपीडी भी आया था 2005-6 हम्म, में। यूएनसीआरपीडी ने भी अपने आर्टिकल 11 में कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, जैसे अभी इजराइल या फिर यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी रेफरेंस देता है कि इसमें भी पर्सन और डिजर्ट वल्नरेबल होते हैं। या फिर वो डिजास्टर्स का भी एग्जाम्पल देता है, बट वो क्लाइमेट चेंज का बात नहीं करता है। तो वो इवन यूएनसीआरपीडी जब 2006 तक आता था, तब भी वो एक तरह से इग्नोर्ड या मिस्ड अपॉर्चुनिटी था।
correct. लेकिन 2016 15-16 में जाके हमने पेरिस एग्रीमेंट में पहली बार इसको एक तरह से करेक्ट किया। साथ ही उसी टाइम पे जब सस्टेन डेवलपमेंट गोल का परिकल्पना किया गया, उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें जब एसडीजी 13 था, वो था क्लाइमेट एक्शन, और उसमें भी उन्होंने बोला कि ये इंक्लूसिव होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो सेक्स के बेसिस पे हो, जेंडर, इनकम स्टेटस को, सॉरी, स्टेटस हमारा क्या है, सोशल स्टेटस, या फिर डिसेबिलिटी। साथ में फिर 2019 में यूएन का एचआरसी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने इस पे एक स्टडी फ्रेम किया और उन्होंने एक स्पेशल रैपोर्टर, एक रिसर्चर को रखा और उन्होंने 2019 में स्टडी लाया। और अगर आप इसी चीज को स्टडी करिएगा तो ये पैरेलल चल रहा था सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन सबसे इग्नोर्ड थे। जबकि अगर आप वुमेन्स की बात करें, क्योंकि उनका एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन वुमेन या यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रंस या इंडिजियस Hmm. कम्युनिटी पे, उनका इंक्लूजन बहुत पहले हो चुका था। बट पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन का 2019 में या 2016 में पहली बार मेंशन होता है। 2019 में पहली बार एक छोटा ही सही बट एक स्टडी होता है यूएन के बेसिस पे। साथ में जब हम लोग पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक सारे कंट्रीज को अपना पॉलिसी बनाना था, प्लान्स बनाना था, जिसमें वो बताएंगे कि हमारा कमिटमेंट क्या रहेगा। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो दुनिया के 130, सॉरी 160 कंट्रीज में से अगर लोगों ने अपना प्लान बनाया, इंक्लूडिंग भारत ने, 30-40 के अलावा किसी ने पर्सन ऑफ डिजाइनिंग को अपना रेफरेंस भी नहीं दिया, कहीं मेंशन तक नहीं है। जबकि वो चिल्ड्रंस, वुमेन्स या दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। बट पर्सन डिसेबिलिटीज का आप छोड़ दीजिए पॉलिसीज आना या डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पॉलिसीज आना, क्योंकि सारे डिसेबिलिटीज भी एक तरह से सेम नहीं है, Correct. सबके लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग पॉलिसीज हो। बट सैडली कि कोई भी मेजर कंट्रीज, चाहे ये भारत हो, चाहे चाइना हो, यूएस हो, जर्मनी हो, मोस्टली जो पावरफुल कंट्रीज हैं, किसी ने अपने प्लान्स या पॉलिसीज में इसका मेंशन तक नहीं किया। और इसका प्रिफ्लेक्शन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी देखेंगे। इसका भी जो सेक्शन 8 है, वो Correct. यूएनसीआरपी की तरह ही वो डिजास्टर्स की बात करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करता है या इमरजेंसी सिचुएशन की बात करता है, बट वो क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करता है। तो बात नहीं करते. जो Hmm. यूएन लेवल पे हो रहा था, एक तरह से वही नेशनल लेवल पे फॉलो कर रहा है। अभी भी हमारे में कोई इंक्लूजन नहीं है, लेकिन डिजास्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत इसमें है। इवन एनडीएमए ने 2019 में एक डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन गाइडलाइंस भी लाया था। बट अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो थोड़ा बहुत काम हुआ है। जैसे उसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अपना नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ लाया, जिसमें वो हमेशा बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। लेकिन जितना बड़ा ये इंटरसेक्शनैलिटी है और जितना वल्नरेबिलिटी है पर्सन डिसेबिलिटी का, तो कोई स्पेसिफिक प्लान्स पॉलिसीज वैसा कुछ नहीं है अभी तक। Hmm. तो लाइक पिछले 2-3 साल में जो फेलोशिप के जो दौरान भी जो आपने स्टडी किया, तो जी, बेसिकली there were many case studies you might have came across राइट, with. So would you like to shed light on that, like श्योर श्योर, what was डेफिनेटली। what first, like मैं ये जानना चाहता हूँ कि like पहले एक परसेप्शन होता है कि ये होगा, but as you interacted with the community, disabled community, how grave the situation was and how your perception evolved over time. तो एक्चुअली मैंने इसको एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा था कि जब मैंने फेलोशिप ज्वाइन किया और सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस हुआ, जो सेक्टर मेरे लिए भी एक नया था, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में ऑनेस्टली कभी काम किया नहीं था। अब Hmm. मेरे लिए टोटली न्यू था। मेरे लिए इन्वायरमेंट या लॉ सेक्टर ज्यादा एक तरह से होमली फीलिंग था रादर देन द डिसेबिलिटी सेक्टर। तो जब मैंने इसमें देखा तो टू बी ऑनेस्ट बहुत एक ये लगा जैसे मैं कुछ यूनिक कर रहा हूँ या कुछ अजीब सा कर रहा हूँ, वियर्ड काम कर रहा हूँ। लोग इंटरेक्ट भी करते थे, टॉपिक अच्छा इस पे काम कर रहे हो, ओके मूव ऑन करते थे कि हाँ और चीजें बात करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, या फिर समझने में एक कमी थी। तो एक आउट ऑफ द प्लेस फील होता था कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक था कि इवन सेक्टर के जो लोग एज एस्टेब्लिश लोग हैं उनसे भी मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट एज इन कि उन्हें टॉपिक एक तरह से समझ नहीं आया। तो मैंने उस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाया कि नहीं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन के साथ बोम्बार्डिंग करना रहे बेटर रहेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट शुरुआती 6 महीने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च किया,
कि मैं कुछ रिसर्च नहीं करूंगा, लेकिन जो लेकर से आप बोल सकते हैं लिटरेचर रिव्यू करूंगा कि यूएन क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग कमेटी क्या बोल रहा है, मिनिस्ट्रीज क्या बोल रही हैं, सर्टेन बिग थिंक टैंक्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, स्पेशल रैपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं, यूनिसेफ क्या बोल रहा है, यूनेस्को क्या बोल रहा है। और इस तरह के जितने इंफॉर्मेशन थे उसको मैंने सोशल मीडिया, अपने क्रॉस डिसेबिलिटी नेटवर्क्स, इवन अपने जो सर्कल है या फिर इवन द फेलोशिप के जो कोहर्ट है, इसमें रेगुलरली शेयर करना स्टार्ट किया, ताकि हम्म, उन्हें ये लगे कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यूएन भी बोल रहा है, गवर्नमेंट भी बोल रहा है, कमिटीज भी बोल रही हैं, थिंक टैंक्स भी बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये टॉपिक एटलीस्ट क्रेडिबल है, यहाँ पे रिसर्च करने का स्कोप भी है और इसको correct. जरूरत भी है। तो जब वो मैं बॉम्बार्डिंग करके एक एस्टैब्लिश करने में, एक माइंड में वो डालने में एक तरह से सक्सेसफुल रहा थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मैंने लोगों को अप्रोच किया कि आप इस तरीके से दूसरे लोगों का, फिर मैंने केस स्टडी शेयर किया कि मेरे लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है पर्सनल नोट पे, आप भी अपने लाइफ से कुछ ला सकते हैं। और धीरे धीरे मैंने डायरेक्टली सीधे इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोगों को अप्रोच किया और उनसे बोला कि आप अपने लाइफ पे ही बात कीजिए, थोड़ा बहुत ही क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में लिखिए कि अगर और फिर उनके साथ एक एक महीने का इंटरव्यू होता था, मतलब कि 4-5 कॉल पे हम बात कर रहे हैं, उनके लाइफ के चीजें समझ रहे हैं, उनको पर्सनली समझ रहे हैं कि अच्छा आपको ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, आपको लाइवलीहुड कैसा चल रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, आपका हेल्थ चीजें कैसे चल रही हैं, आप हम्म, माइग्रेशन पैटर्न आपके कैसे रहे हैं। तो ये सारा चीज हम्म, समझ सकते हैं। फिर एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू लाया, मंथली एक ही ला पा रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स लॉट ऑफ उसमें प्रोसेस जा रहा था, किसी को भी रेडी करना। और फिर वो मैं ट्राई कर रहा था कि उनके खुद के लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट कर सके। तो उसके लिए फिर मैंने एक उलगुलान टॉक्स करके एक सीरीज स्टार्ट किया। हम्म, उलगुलान वो बिरसा मुंडा का एक जो वो मूवमेंट था उससे मैंने बोरो किया कि टू मेक ए नॉइज बट नॉट सम रैंडम यूजलेस नॉइज, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कि कोशिश करनी है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो उस जी, संदर्भ में और वहां से धीरे धीरे हुआ, बाद में जब वो एक साल भर उसको कैरी फॉरवर्ड 1.5 साल किया, उसके बाद फिर मैंने उसको मोर इंटरेक्टिव तरीके से पोस्ट कार्ड के फॉर्म में लाना चाहा, जिसमें से अगर मैं कुछ अगर तीन अगर सबसे तीन चार अगर मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर आपको शेयर करूं लिव्ड एक्सपीरियंस, तो एक हमारी कलीग थी विशाखापट्टनम से, उनका था। तो उनका जो कंडीशन था एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन था, एक डायनेमिक कंडीशन है जो एक इनविजिबल है, हम्म, आईएएच। और ये सितंबर में हम अभी ये बात कर रहे हैं, जो सितंबर इज ऑल्सो एन आईएच yeah, अवेयरनेस this is मंथ। the awareness month for तो the उनके कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डॉक्यूमेंट किया कि कैसे जो साइक्लोन्स आते हैं और उसके कारण जो अनसर्टिनिटी होता है, कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। अगर हम 4th फ्लोर पे रह रहे हैं तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें बोला जाता है लिफ्ट यूज मत करो, स्टेयर्स यूज मत करो, तो स्टेयर्स यूज करो, लिफ्ट यूज मत करो। तो कैसे एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैसे इवैक्यूएट कैसे करेगा। और जो उनके माइंड में हमेशा एक एंग्जाइटी रहता है कि अरे अगर ऐसा आएगा तो मैं क्या करूंगी, मेरे प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, मेरा हेल्थ कैसा होगा, मैं वर्क लाइफ कैसे मैनेज करूंगी। तो हमेशा एक क्लाइमेट एंग्जाइटी में वो रहती थी, साथ में एक्सेसिबिलिटी एंग्जाइटी। तो इस पर्सपेक्टिव साथ में और भी चीजें हमने डॉक्यूमेंट किया। साथ में हमारे दूसरे एक हमने स्टोरी कवर किया विदर्भ के महाराष्ट्र से, जिसमें एक पर्सन विद एमएस थी, जिनका वुमेन विद एमएस थी। उनका हमने ये किया कि कैसे वहां पे अनसीजनल रेनफॉल हुआ क्लाइमेट चेंज के कारण, और उसमें उनको जो वीकली एक तरह से जो इंजेक्शन लेना पड़ता वो नहीं ले पाई, क्योंकि उनका जो पूरा लोकेलिटी है वो सबमर्ज हो गया था पानी की वजह से। yeah. फिर तीसरा हमने एक स्टडी किया एक सीनियर सिटीजन वुमेन का, जो पहले बैंगलोर में रह रही थी या फिर दिल्ली में, बैंगलोर में शिफ्ट करते रहते थी, बट क्योंकि इवन बैंगलोर जो कहा जाता है कि एक अच्छा कंडीशन है क्लाइमेटिक वेदर वाइज, वो भी उनके लिए बहुत एक्सट्रीम हो रहा था, तो उनको नीलगिरीज में शिफ्ट करना पड़ा तमिलनाडु में, ताकि वो अपने कंडीशन को और बेटर मैनेज कर सके। चौथा हमें एक केस मिला जहाँ पे एक पर्सन जिसके ग्रैंड पेरेंट्स पार्टीशन से भारत आए थे, और उन हम्म, कॉन्टेक्स्ट में उनको डिसेबिलिटी हो गया था, क्योंकि उनको उस टाइम पैक उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स को डैमेज हो गया था, बॉडी पार्ट में इंजरीज हुई थी, उसके कारण उनका डिसेबिलिटी हुआ था। और आज भी वो क्लाइमेट चेंज के कारण उनका जो कंडीशन है और भी ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। उनको जो कंडीशंस फेस करने पड़ते हैं वो, उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो या डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हो, ये एक्सट्रीम बढ़ जाता है। तो ये कुछ केस स्टडीज थे, चाहे वो वाइजैक से हो या विदर्भ से हो या दिल्ली से एनसीआर से हो या नीलगिरी से हो, ये हमने
कुछ कलेक्ट किया, तो या दैट्स। तो और इसी जर्नी में यू हैव इंटरेक्टेड विद वेरियस international forums, right? So, what has been their response? Like, what has been their, you know, uptake till now? And did you find that they found your topic and your context, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से काम कम हुआ है, क्योंकि और वर्ल्ड में भी कम हुआ है, बट एटलीस्ट यू ब्रॉट अ इंडियन पर्सपेक्टिव. तो व्हाट वाज योर their response to it? एक्चुअली मतलब बियॉन्ड Firstly, I would like to like first like step by step. Like you went to Brazil, then you went to Africa, I guess. I mean, it's like so you just mentioned that. या इसमें मैं 4 स्टेप्स को कवर करना चाहूंगा। पहला था कि 2022 में मुझे एक इनविटेशन आया यूनिसेफ से, क्योंकि वो एक चाइल्ड राइट्स पे काम कर रहे थे और एक जनरल कमेंट्स ला रहे थे कि चिल्ड्रंस पे क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा था। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि आप इनपुट दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, कि Correct. तो उन्होंने एक्चुअली पहले मल्टीपल एंगेजमेंट्स किए और बाद में उन्होंने अपना जनरल कमेंट्स भी रिलीज किया यूनेस्को न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर ने। और उन्होंने Hmm. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि कैसे एक्सेसिबिलिटी का या साइन लैंग्वेज या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत इनके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें जो चाहे वायलेंस का आप बात कीजिए या माइग्रेशन में उनमें ज्यादा मोर डिस्पोर्शनेट इम्पैक्ट होता है। तो पहला मेरा इंटरेक्शन अगर इंटरनेशनली बोले तो यूनिसेफ के साथ हुआ, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के साथ। उसके बाद एक्चुअली यूएनसीआरपीडी ने एक जनरल कमेंट्स मांगा कि वो अमेंडमेंट या एक तरह से रिवाइज करना चाहते हैं आर्टिकल 11, जो डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज सॉरी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे बात करता है या कॉन्फ्लिक्ट पे बात करता है। तो उस पे मैं अपने कलीग के साथ हमने अपना एक सबमिशन किया, इनपुट्स दिए यूएनसीआरपीडी को कि आर्टिकल 11 ऑफ यूएनसीआरपीडी शुड बी अमेंडेड और उसमें क्लाइमेट चेंज भी इम्पोर्टेंट हो, इंक्लूजन होना चाहिए, साथ में यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी का भी इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये हमारा पॉलिसी ओरिएंटेड ये 2 मेजर था। उसके बाद इसी ईयर फिर मुझे एक सीबीए कॉन्फ्रेंस होता है 18, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होते हैं सीओपी सिमिलरली। तो वो बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मोस्टली होती हैं। तो उसमें मुझे अफ्रीका में इनवाइट किया गया। तो वो भी जब लोकलाइज क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाना चाह रहे थे तो वो समझना चाहते हैं कि इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज का क्या इंसाइट्स है। सिमिलरली उसके बाद फिर मुझे जब G20 में एक यूथ पैनल का हिस्सा होने का मौका मिला तो वहां भी वो समझना चाहते थे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे क्लाइमेट एंग्जाइटी कैसे इम्पैक्ट करता है। तो जैसे मैंने पिछले भाग में एक पर्सन विद आईएच का रेफरेंस दिया था कि उनपे क्लाइमेट एंग्जाइटी कैसे असर पड़ता है। तो G20 एक्चुअली वो क्लाइमेट एंग्जाइटी पे ही पूरा फोकस था कि कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो या फिर चिल्ड्रंस हो। तो वहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे क्लाइमेट एंग्जाइटी कैसे होता है, द सेंस ऑफ अनसर्टिनिटी होता है अपने फ्यूचर को लेके, अपने इवन नॉट जस्ट पर्सनल बट ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ को, कि क्या मैं कल को वर्क कर भी पाऊंगी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो पर्सनल डिसेबिलिटीज होते हैं वो सिटी सेंट्रिक नहीं है, वो हो सकता है अपने होम टाउन में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और उनके लिए इंटरनेट या इस तरह का चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के संदर्भ में हमने एक दिया कि अनसर्टिनिटी कैसे होता है और क्लाइमेट एंग्जाइटी और एक्सेसिबिलिटी एंग्जाइटी मिल के कैसे एक तरह से हमारा फ्रीडम हमसे ले लेता है। और इस संदर्भ में अगर मैं बोलूँ तो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे फिर मुझे कुछ COSP होता है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज ऑफ रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उस पर भी मुझे रिप्रेजेंट करने को मिला। साथ में यूएन का जो वुमेन का होता है उस पर भी मिला, कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ द वुमेन। लेकिन इसमें जो स्टार्क मुझे डिफरेंस ये समझ में आया है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअली चाहे वो एकेडमिया हो या फिर जैसे मुझे हार्वर्ड प्रोजेक्ट ऑन लॉ डिसबिलिटी पे आर्टिकल पब्लिश करने का मौका मिला या फिर इन जितने भी यूएन प्लेटफॉर्म के साथ काम करने को मिला, वो एक्चुअली वाज उन दे हैड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंटरसेक्शनैलिटी। और वो एक्चुअली चाहते थे कि इंडिया का एक पर्सपेक्टिव मिले rather Correct. than the local level, नेशनल लेवल में मुझे rather मोर डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि ये अभी भी जो अगर हम लोग लॉ के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैं थोड़ा सा चिप इन करना चाहूंगा कि लॉ में हम लोग डिस्कस करते हैं कि 4 जनरेशन ऑफ लॉ होता है। तो जो पहला जनरेशन ऑफ लॉ होता है सबसे बेसिक लॉ होता है कि भाई जिंदा है दैट्स इट,
रोटी कपड़ा मकान टाइप। सेकेंड जनरेशन ऑफ लॉ में हम उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, हमें माइग्रेशन या मूवमेंट का भी राइट चाहिए। थर्ड जनरेशन में हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, और चौथा में हम चाहते हैं डिजिटल राइट्स ये सब भी बढ़े। तो डिजर्विटी सेक्टर में नेशनली मुझे फील हुआ, अपार्ट फ्रॉम द लेट से अपने कोहर्ट के बीच में, या फिर जो एनसीपीटीपी ने एक अच्छा इसमें इम्पार्ट एक तरह से लीड लिया। उसके अलावा जनरली नेशनली इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा कि वो अभी भी मोस्टली फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन ऑफ लॉज में ही ज्यादा इन्वॉल्व है। उन्हें अभी भी पेंशन या जॉब से ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि उस पर हमें नहीं फोकस करना चाहिए, करेक्ट। बट सेक्टर या इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमें सब सारे राइट्स पे साथ में ही काम करना पड़ेगा। हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं कि इस पे पहले करेंगे उसको बाद में करेंगे। जिस और तरह की मैं इंटरसेक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मीन्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप क्लाइमेट चेंज का अगर एग्जैक्ट अगर इंटरसेक्शन को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल काम कर पाएंगे उस सेक्टर में भी। बिल्कुल। और तो जैसे ये मैं चीज क्रिकेट समझना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ बैटर चाहिए और सिर्फ बॉलर चाहिए। करेक्ट। हमें बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, अंपायर भी चाहिए। तो सेम गोज विद दिस। हमें फर्स्ट जनरेशन के लॉस भी चाहिए, सेकंड जनरेशन के भी राइट चाहिए, थर्ड जनरेशन के भी राइट चाहिए, फोर्थ जनरेशन के भी राइट चाहिए। या करेक्ट। करेक्ट। एंड दैट वाज वेरी वेल पुट एक्चुअली। तो तो आपने तो थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया है, बट हाउ यू सी कि लाइक अब आगे का क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए ऐसा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज योर इंडिविजुअल वे फॉरवर्ड कि भाई आप वेर यू सी योरसेल्फ लाइक इन 5 years, मूव ऑन टू एंड देन लाइक टू हाईलाइट दैट हाउ क्लाइमेट चेंज एंड डिसेबिलिटी एक्चुअली इंटरसेक्ट, कि कैसे ओके। इम्पैक्ट कैसे ओ करते या हैं। श्योर, या श्योर। तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो पहली बात ये 4 ऑर्डर इम्पैक्ट लाते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट बोलूँ तो बहुत इमीडिएट होता है, जो हमारे बॉडी पे या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉस एंड डैमेजेस हो सकते हैं। तो या फॉर एग्जांपल एक साइक्लोन आता है या एक लैंडस्लाइड या एक फ्लड आता है, हम लोग सीधे तुरंत वहां से माइग्रेट करना पड़ता है, या हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है या हमारा असिस्टिव डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज, हमारा घर है, हमारे और भी कोई चीजें हैं, वो तुरंत लॉस एंड डैमेज आता है। हमको तुरंत क्लाइमेट एंग्जाइटी फेस होगा कि अब मेरा अनसर्टेनिटी कहाँ क्या करना है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा हेल्थ का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा। सेकेंड जो होता है, अगर मैं सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट वो बात करूँ क्लाइमेट चेंज का पर्सन और डिजर्विटीज के स्पेसिफिक, तो वो होता है रिगार्डिंग मेरा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, मेरा हेल्थ क्या होगा। आज तो मैं चलो बच के कहीं मैं चला गया, लेकिन कल को मैं जॉब कर पाऊंगा कि मेरा लाइवलीहुड का क्या होगा। अगर मैं एक फार्मर भी डिजर्टी हूँ तो मेरा जो क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो क्या होंगे। अगर मैं कुछ दुकानदार हूँ, या फिर अगर मान लीजिए मैं कहीं काम करता हूँ, अगर मेरा इंटरनेट चला गया तो कल को मैं क्या जॉब कर पाऊंगा। अगर मैं कोई बिजनेसमैन कर रहा हूँ, बिजनेस पर्सन हूँ, तो क्या मैं कल को बिजनेस कर पाऊंगा। या फिर अगर इंडिया झारखंड अगर आप इस बेल्ट में आए तो लॉट ऑफ द जो ट्राइबल विद डिसबिलिटीज हैं या वुमेन विद डिसबिलिटीज हैं, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करती हैं, तो उनका क्या होगा लाइवलीहुड का। तो ये सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है। थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट होता है वो मोस्टली मीडियम टर्म इम्पैक्ट होता है। जैसे इमीडिएट तो 1 साल के अंदर का इम्पैक्ट, या ज्यादा 3 महीने के अंदर। जो शॉर्ट टर्म हुआ 1 से 3 साल, मीडियम टर्म हो गया 3 से 5 साल तक का, और जो लॉन्ग टर्म है वो 5 से 10 साल या उसके बियॉन्ड का। तो जो मीडियम टर्म में होता है वो हमारा कैपेबिलिटी डिप्रिवेशन होता है। तो हम लोग मान लीजिए डिसेबल्ड हैं, लेकिन अगर हमारा कोई इस तरह के क्राइसिस में आता है, चाहे क्लाइमेट चेंज के कोई भी कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारा कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाता है। तो हो सकता है पहले अगर हम अपने 70% ऑप्टिमिटी काम कर पा रहे थे, हो सकता है अब हमारा कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी 40% तक रह चुका है। या अगर मैं दूसरे संदर्भ में बोलूं तो हो सकता है अगर हमारा पहले डिजर्टी 40% डिजर्टी था, हो सकता है इस तरह के डिजास्टर जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड होते हैं उसके कारण हमारा डिजर्टी बढ़ के 60% हो जाए, 70% हो जाए। हो सकता है अगर किसी का मोबिलिटी इशू सिर्फ था और एक लैंडस्लाइड में फंस गया, हो सकता है कल को ब्लाइंड भी हो जाए, या दूसरे डिजेबिलिटी भी साथ में जुड़ जाए, कोमॉर्बिडिटीज भी जुड़ जाए। और जो लॉन्ग टर्म में होता है वो होता है कि जैसे हमारा मीडियम टर्म में जब हमारा कैपेबिलिटी डिप्रिवेशन होता है, तो लॉन्ग टर्म में हमारा पोवर्टी हंगर लीड करता है। हम्म। साथ में जब हम क्लाइमेट चेंज और डिजर्विटी का इंटरसेक्शनलिटी पे बात करते हैं, तो एक हमें जरूर समझना पड़ेगा कि ये पहली बात तो हम क्यों बोल रहे हैं कि पर्सन डिजर्विटी मोर वल्नरेबल है। इसका 3 प्रमुख कारण है। और ये जितने भी आईपीसीसी रिपोर्ट्स या जितने भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी आए हैं, उन्होंने बोला है कि 3 प्रमुख कारण से होते हैं। पहला तो है कि उनका वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है।
लेकिन वो वल्नरेबिलिटी क्यों बढ़ता है, अगर वो जोखिम उन पर बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ता है? तो पहला है कि ग्रेटर एक्सपोजर, कि वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं किसी भी नेचुरल से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Your voice दिल्ली is में, breaking. ओके, Something. इज इट ऑडिबल नाउ? Okay. इज इट ऑडिबल नाउ? इज Okay. इट ऑडिबल Yeah, नाउ? yeah. Tell. या Yeah, yeah. It तो is audible. हाँ, Actually, I was in earphone. Yeah. श्योर, ओके, कोई बात नहीं। तो अगर जब हम बात करते हैं कि जब इम्पैक्ट होता है तो वल्नरेबल क्यों होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जैसे आप Hmm. प्रेग्नेंट वुमन करें, ओल्ड सीनियर सिटीजन्स की बात करें या चिल्ड्रंस की बात करें, और इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये ज्यादा वल्नरेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनका वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है। वो 3 कारण से बढ़ता है। पहला है ग्रेटर एक्सपोजर, क्योंकि दे डोंट हैव द इनकम और जो स्टेटस, कि ये जो, फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे पॉल्यूशन सबके लिए है, बट एयर Hmm. प्यूरिफायर खरीदने के लिए पैसा सबके पास नहीं है। अगर हम झारखंड में हैं, वाटर प्रॉब्लम सबके लिए है, खराब पानी सबको मिल रहा है, बट ये वाटर प्यूरिफायर खरीदने के लिए शायद सबके पास नहीं है। एसी, एयर कंडीशनर, जो हो सकता है 20 साल पहले एक तरह से नेसेसिटी नहीं था, वो एक लग्जरी माना जाता था, आज वो एक तरह से बोल सकते हैं तो नेसेसिटी बन चुका है। जब टेम्परेचर 45 तक 50 तक जा रहा है, टच हो रहा है, साथ में ह्यूमिडिटी होता है तो और खराब होता है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी वो होते हैं जिन पे ज्यादा एक्सपोजर में होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वेलबिंग नहीं है कि वो चीजें अफोर्ड कर सके। दूसरा होता है कि वो, उनके पास कैपेसिटी कम है। तो अगर अमर्त्य सेन का हमने जो एक थ्योरी पढ़ा था, कैपेबिलिटी अप्रोच, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का Correct. कैपेसिटी कम है। और तीसरा है ग्रेटर एक्सपोजर, हायर सेंसिटिविटी। तो और तीसरा है लोअर एबिलिटी। तो सेंसिटिविटी का इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि हो सकता है एक जो नॉर्मल एबल्ड पर्सन है, जिनका अभी कोई डिसेबिलिटी या कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, हो सकता है वो उनके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर भले इनकन्वीनियंट हो, बट वो इजिली कोप कर सकते हैं या अडेप्ट कर सकते Correct. हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली कुछ कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल एमएस का बात करो, इवन अभी जो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर आने वाला है, तो अक्टूबर में भी अक्टूबर हीट के कॉन्सेप्ट एक आता है, तो वो अक्टूबर हीट से भी इफेक्ट, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम 40 डिग्री 45 डिग्री के तो भूल ही जाए, 45 डिग्री, 35 डिग्री तक भी बहुत लोगों के लिए ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। जैसे हम बच्चों को हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हो सकता है अगर एक अडल्ट मैन है 25 35 का, उसके लिए हो सकता है 40 डिग्री में वर्क करना कोई बड़ी बात ना हो, लॉन्ग टर्म में जरूर उसको Hmm. इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एक बच्चों के लिए शायद उसमें सरवाइव करना ही बहुत दिक्कत हो जाता है। सेम गोज विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि इनमें जो कंडीशन होता है वो उनको वीक करता है, साथ में अदर कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं। तो ये जो ट्रायलॉजी या ट्रायोकिया है, ग्रेटर एक्सपोजर, हायर सेंसिटिविटी और लोअर एबिलिटी, ये इनको मोर Correct. वल्नरेबल बनाता है। और जो मोर वल्नरेबल बनाता है तो किसी सिर्फ फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए नहीं बनाता है, जैसे मैंने क्लाइमेट एंग्जाइटी या एक्सेसिबिलिटी एंग्जाइटी की बात की थी, ये साथ में जितने भी आप जीवन के पहलू बोले, जैसे आप बोल रहे थे कि इंटरसेक्शनलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो अब जितने भी जीवन के Correct. पहलू देखें, तो चाहे आप माइग्रेशन पैटर्न्स देखें, चाहे आप लाइवलीहुड देखें, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट देखें, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, चाहे आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन देखें, चाहे आप वाटर या सैनिटेशन हाइजीन देखें, आप वायलेंस देखें, डिस्क्रिमिनेशन देखें। जैसे मुझे याद है पाकिस्तान का एक लास्ट ईयर का एक, वहाँ पे जब अनसीजनल फ्लड आया था, तो वहाँ पे कई लोग का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या रेप हुआ था, जस्ट टू गिव देम कि आप रोटी दे दूंगा, चार। विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया में कुछ एरियाज है जहाँ पे वाटर वाइफ्स का कॉन्सेप्ट होता है कि लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं। अब धीरे धीरे वो कम हुआ है जल नल योजना के तहत, या इन जनरल हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट स्टिल ये हमारी आज की डार्क रियलिटीज हैं कि वाटर वाइफ जैसा भी एक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे आदमी एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं ताकि पत्नियां पानी ला सके 12 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर, Correct. 20 किलोमीटर दूर। और इस तरह के बहुत सारे Yeah. एग्जाम्पल। Correct. या So साथ yeah. में अगर हम और बोले So तो डिजेबिलिटी बोलिए. एडजस्टेड लाइफ, या मैं एक कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसके साथ डिजेबिलिटी Yeah, yeah, एडजस्टेड yeah. लाइफ Obviously. कॉन्सेप्ट भी है, कि जैसे डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ का मतलब ये होता है कि हम गुड हेल्थ से कितना दूर हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज होता है जो हमें हर
एक दिन भी अगर हम गर्मी में रह रहे हैं तो हमें गुड हेल्थ या अपने ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा जो बेस्ट प्रोडक्टिविटी है उससे दूर रख रहा है। उसके अलावा मैं बताऊं तो लॉसेस एंड डैमेजेस, क्लाइमेट चेंज से जो एक सबसे एक तरह से जो लेस डिस्कस डिस्कोर्स है वो है लॉसेस एंड डैमेज। तो जब हम डिजास्टर्स की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स की बात करते हैं, तो हमारा सिर्फ हेल्थ नहीं इम्पैक्ट होता है। कभी हम चश्मा पहने वो ब्रेक कर सकता है, मान लीजिए हम लैंडस्लाइड में रह रहे हैं, फ्लड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं, हो सकता है हमारे जो असिस्टिव डिवाइसेज हैं, व्हील चेयर्स हैं या हियरिंग एड्स हैं या और भी कुछ है। बहुत सारे लोग के लिए घर जो होता है वो इटसेल्फ एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, रैम्प डालना पड़ता है, लिफ्ट डालना पड़ता है, और एक क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिजास्टर आता है, सबको हो सकता है तहस नहस कर दे। तो इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो लॉसेस एंड डैमेजेस होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वो भी, क्योंकि अगर मान लीजिए जब रिकंस्ट्रक्शन की बात होती है, रिहेबिलिटेशन की बात होती है, तो सरकार के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि रोजी रोटी दे दे। वो भी अगर मान लीजिए हम आइडियल सिचुएशन पहुंच भी गए कि सब जगह यूनिवर्सली एक्सेसिबल है, एक डिजास्टर वो सबको बर्बाद कर देगा, जो क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर आएगा सबको बर्बाद कर देगा। इसके अलावा आप देखिए Correct. तो हाँ, हमारा जो डीआरआर है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो भी क्लाइमेट चेंज से बहुत इम्पैक्ट करता है। फिर साथ में हमारा जो एक तरह से ये है इको एबिलिज्म है। तो जैसे हमारा जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ का मैं बात किया, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ में पीरियड पॉवर्टी और इको एबिलिज्म का बहुत बड़ा कोनेंड्रम रहता है कि हम पीरियड पॉवर्टी को खत्म करने के लिए सबको पैड्स देना का पहले प्रायोरिटी रखें, या फिर पैड्स को हम ये देखें कि पैड्स तो एक तरह से प्लास्टिक यूज करता है तो वो इन्वायरमेंट के लिए खराब है। तो जब हम इन्वायरमेंट के फायदा के लिए भी बहुत सारा प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाते हैं, उसमें भी बहुत बार पर्सन विद डिसेबिलिटी पीछे छूट जाते हैं, तो वहां भी इको एबिलिज्म का दिक्कत आता है। इसमें आप जो सबसे बड़ा दिक्कत देखिएगा यही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसने सबसे लेस कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत बेसिक्स है, हमें अभी भी Correct. बेसिक लाइफ स्टाइल सुख सुविधा नहीं मिल रहे हैं, अपने जो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, स्कूल, मूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये तक नहीं मिल रहा है, हमें राइट टू डिग्निटी नहीं मिल रहा है, और हमने सबसे Yeah. लेस कंट्रीब्यूट किया एज ए टू क्लाइमेट चेंज। स्टिल जो सबसे Correct. ज्यादा वल्नरेबल है वो हम ही हैं, और जो सबसे लेस जिसको पे एक तरह से बजटरी एलोकेशन किया जाता है, जिसपे सबसे लेस फोकस किया जा रहा है, जिसपे सबसे कम लेस डिसएग्रीगेटेड डाटा है, वो भी हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज ही हैं। सो या That's the thing. The thing is that कि ये मेरा भी ओपिनियन है, and this is true with other sectors also, कि because हम लोग स्टेक होल्डर्स like effectively नहीं है, obviously we are not impacting that industry too much. That's why we become like somehow somewhat invisible. And climate change के केस में तो like obviously it is a nuanced topic, लेकिन like again मेरे को एक इंसिडेंट रिमेम्बर होता है, लाइक आई थिंक two years back there was some minister from Israel who was like wheelchair user, and she was basically was not able to like uh, actually attend because it was inaccessible. So that was actually the first instance where I saw that कि okay, disability is also a thing which needs to be talked about. वही बात है कि कुछ कुछ इवेंट्स आपको है ना विजिबिलिटी के करने पड़ेंगे, और पढ़ते हैं तब जाके लोग का ध्यान जाता है, बट अगेन इट नीड्स टू बी बैक्ड बाय बॉडी ऑफ वर्क आफ्टरवर्ड्स, कि भाई मीन्स अगर कोई एक्सपीरियंस किया है तो हाउ डू वी गो अबाउट सिस्टमैटिकली, विच यू आर बेसिकली डूइंग, है ना, यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, जहाँ पे लाइक अभी आई फील दैट कि लिटरेचर ठीक से डेवलप नहीं हुआ, यू आर इनटू दैट आल्सो, थ्योराइजिंग होगा। उसके बाद आई फील दैट कि देन व्हेन लॉज बनेंगे एंड देन पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, देन एक्चुअली हमारा जो सीएसओ, जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रोल आएगा कि भाई हाउ टू मेक इट सिंप्लीफाइड, लाइक द ये तो हमेशा लाइक ये एक लाइक होता है कि क्लाइमेट चेंज का जो जार्गन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स लाइक वाइट इज फॉर एलीट, बट द थिंग इज दैट कि द इट इज इन द स्टेज ऑफ थियोराइजिंग राइट नाउ। जब वो लेजिस्लेशन प्रॉपर होंगे एंड वो प्रॉपर होगा तो आई फील इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इन
to actions also. ये भी है And मगर yeah, what is your opinion on that? एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि मैं एक इंसिडेंस रिसाइट करना चाहूंगा कि जब मैंने शुरू में फेलोशिप ज्वाइन किया था 2021 Yeah. में क्लाइमेट चेंज और डिजर्टिंग पे जब अपना प्रपोजल दिया कि मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा और आई वॉज वेरी एडमेंट कि इस पे ही काम करना है मुझे। तो एक हमेशा पर्सपेक्टिव ये भी आया जो उस टाइम पे हो सकता है मेरा तारीफ में लग रहा था लोगों का, लेकिन मुझे लगा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। लोग ये बोलते थे कि बहुत एडवांस टॉपिक है, यू आर डूइंग समथिंग जो फ्यूचर का ठीक है, 5 साल बाद 10 साल बाद Vision. रिलेवेंट। जबकि जैसे मैंने आपको शुरू Correct. में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बताया कि ये 1990s में स्टार्ट हो चुका है। इन्वायरमेंट का जो Hmm. मूवमेंट 70s में स्टार्ट हो चुका है, और क्लाइमेट चेंज वाला मूवमेंट ऑलमोस्ट 1990s से स्टार्ट हो चुका है। और इवन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट रेफरेंस की बात करें तो वो भी 2015 में एसडीजी या पेरिस एग्रीमेंट में आ चुका है। तो ऐसा नहीं कि आ हम चुका लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत एडवांस काम कर रहे हैं, नहीं, एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी 30 साल पीछे है। Yeah. हैं। दूसरी बात, Correct. क्लाइमेट चेंज पे काम करना जार्गन्स हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं बेसिकली एक इन्वायरमेंटल लॉयर हूं तो मेरे में आएगा। और हमें एक या दो कोई मसीहा जैसा लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इकोसिस्टम, ये Hmm. कोई पॉलिसी मेकर वाला भी जो है जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात करे क्लाइमेट चेंज और डिजल्टी पे, कोई इसमें आर्किटेक्ट है जो डिजाइन के हिसाब से बात करे, कोई डॉक्टर है जो कि इम्पैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोले। तो अगर सिर्फ Correct. क्या हो रहा है कि कुछ लोग ही उसको अगर लीड कर रहे हैं तो लगता है कि जार्गन हो जा रहा है। और अगर आप हाँ. लास्ट भी देखेंगे क्लाइमेट चेंज का, तो क्योंकि नेशनल ग्रीन Hmm. ट्राइब्यूनल है एक भारत में जो पर्यावरण के मुद्दों को देखता है इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, तो Hmm. जनरली लॉयर्स इसमें Hmm. सबसे एक्टिव रहे हैं। तो जो सिविल Correct. सोसाइटी है थोड़ा सा इसे दे दिया है, गिव अप कर दिया है कि ठीक है लॉयर्स का ही काम है। जबकि हमें चाहिए कि Correct. इकोसिस्टम बने जिसमें लिटरेचर के भी लोग आए, पॉलिसी मेकर्स भी आए, आर्किटेक्ट्स भी आए, डॉक्टर्स भी आए, इंजीनियर्स भी आए। तो जब वो Correct. सब आएंगे Correct. लैंग्वेज आप डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। अभी एक तरीके से सब कुछ Hmm. लॉयर्स जा चुका है या इन्होंने कब्जा कर लिया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इवन पार्लियामेंट्री आप जब बात करोगे तो ये सब कुछ फील्ड हैं जहाँ पे लॉयर्स लोग का कब्जा जैसा लग गया और हर कुछ एकदम लीगलाइज हो जाता है, जार्गन के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और हमारा Correct. लैंग्वेज इससे ज्यादा लगता है क्योंकि हम लोग को कोर्ट में जब प्रूफ करना पड़ता है तो हम लोग हर चीज डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या ये डेफिनेशन हम क्वालिफाई कर पाएंगे, जज में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कर पाए. तो तो वो हमारी obviously you have to be go into details. बिल्डअप Actually you have to करने go into details. या Correct. करेक्ट। तो या तो वही बात है कि चीजों को मतलब कि अलग अलग लाइक सेक्शंस में बांटने पड़ेंगे कि भाई हमारा रोल क्या है, और लाइक देन मेकिंग इट फैक्ट कि भाई ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेट्स नॉट टॉक और अबाउट। इसका तो और टॉपिक लो में जो बहुत हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को करेक्ट गर्मी हो रहा है और मुझे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा करेक्ट है और मुझे उससे करेक्ट पड़ रहा है, ये जो करेक्ट इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत नॉर्मल, इसमें कुछ भी जार्गनाइज नहीं है। तो ऐसा करेक्ट नहीं है कि वो जो इम्पैक्ट बहुत ही या फेल्ट वाले होते हैं, नहीं है कि हम या स्पेस टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं जो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। ये ऐसा चीज है जो हर करेक्ट कोई इम्पैक्ट कर रहा है। बट वही मैंने एक्सपीरियंस कर बॉइलिंग रहा है। का बोला क्योंकि इतना स्लो तरीका से हो रहा है, सबको लगता है अरे बहुत टाइम है, अभी पहले पेंशन पे फोकस हाँ, करते हैं, पे फोकस करते हैं और ये छूट जाता है। एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट करेक्ट वो एक मतलब कि बहुत ही लाइक बहुत डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट नहीं करता है, एकदम इमीडिएट इमरजेंसी बुलाता है, तो दैट्स व्हाई वी डोंट फोकस ऑन दैट। तो अगेन या तो यही चीज एक्चुअली आई फील द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन वाज आल्सो दैट कि भाई लाइक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ वे फॉरवर्ड, राइट? कि भाई मतलब it has to be compartmentalized, or and also like for example मेरे को personally I have also shared my experience with you कि जनरली मेरा भी एक अपना एक्सपीरियंस था कि अ, बचपन में मेरे को स्टोफीडिया लाइक सर्दी खांसी की दिक्कत होती थी, तो जहां भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होते थे वहां पे आई वुड यू नो फॉल सिक वेरी ऑफन, एंड उसके वजह से स्कूल बंक होना, ये होना, वो इट वाज अ कॉमन फिनोमेना। द as long means as I move to like you know the
I was in Mumbai actually for my masters, and there actually the temperature was not too extreme. So there I found that I was not falling sick. तो again ये चीजें हैं जो कि मतलब कि घट रही हैं, लेकिन क्योंकि ये इतने है ना, मतलब कि सूक्ष्म लेवल पे हो रही है, तो वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट लगता नहीं है कि हाँ यही इम्पैक्ट है, काइंड ऑफ वो। तो अगर आप यही एक्सपीरियंस को आप डॉक्यूमेंट करेंगे और एंड देन यू बैक इट अप विद द यू नो अदर डेटास, है ना। जब तक एक बात हम लोग बात कर रहे थे कि रियल टाइम डेटा हम्म, क्लाइमेट चेंज का बहुत इम्पोर्टेंट है इस हाँ कॉन्टेक्स्ट में, कि क्योंकि अगर जब तक रियल टाइम नहीं होगा तो वो कॉन्टेक्चुअल वो एग्जैक्ट। एक्चुअली यूजफुल ही अगर नहीं है। हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले साल ही चेन्नई में बहुत अर्बन फ्लडिंग आया था। अगर हम उसका इस सिनारियो को एक केस स्टडी के रूप में देखें थॉट प्रोसेस के लिए, तो अगर हम सिर्फ डाटा नहीं चाहिए हमें, या डिसएग्रीगेटेड डाटा नहीं चाहिए कि कितने पर्सन विद ब्लाइंडनेस करेक्ट। मरे, कितने पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट मरे, कितने पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट मरे। हमें वो डाटा चाहिए कि सीधे हम उनको इवैक्यूएट कर सके, उन उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्सेसिबल फॉर्म में भेज सके, उनका रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट इंश्योर कर सके। तो ये एक ऐसा चीज है जहाँ पे जीआईएस, एआई, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इस तरह के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, ये सब बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। साथ में जो आपने करेक्ट। बोला वेब, उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये टॉपिक किसी एक वर्ग के लिए ना छोड़ दिया जाए कि अच्छा कोई क्लाइमेट चेंज डिसल्टिव पे काम कर रहा है, सिर्फ उसका टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ अपने साथ में आपका रेफरेंस दूं। फॉर एग्जांपल आप अगर क्लाइमेट चेंज और सॉरी, आप अगर पेंशन की बात करें, तो आप पेंशन में भी अगर एक स्कोप रहता है कि आप बोलो सरकार से, एक एडवोकेसी का स्कोप रहेगा कि नहीं, पेंशन में भी क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट होता है उसका भी एक उसके कंपोनेंट होना चाहिए कि अगर हम 5,000 दे रहे हैं पेंशन, तो 1,000 इसलिए दे रहे हैं ताकि आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से अडेप्ट और निगोशिएट कर सको। अगर कोई फॉर करेक्ट। एग्जांपल अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो क्लाइमेट रेजिलिएंट आर्किटेक्चर की बात करे। साथ में अगर कोई मान लीजिए लेप्रोसी पे काम कर रहा है, वो देखे कि पर्सन विथ लेप्रोसी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। हमारी कुछ फेलोज जो लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने वर्क में देखे कि क्लाइमेट चेंज का लाइवलीहुड पे क्या वर्क पड़ रहा है। कोई अगर इंश्योरेंस की बात कर रहा है, तो देखे कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी पे इंश्योरेंस तो मिले, साथ में ये भी देखे कि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से भी इंश्योरेंस मिले। क्योंकि बहुत बार होता है हम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट में हम कोई फ्लड में या किसी भी चीज में फंस जाते हैं, या फिर हमारा हेल्थ डिटोरेट होता है, या कोमॉर्बिडिटीज ऐड हो जाती हैं, या हमारा कंडीशन वर्सन ऑफ हो जाता है। क्या आप जैसे पहले हमारा 40% 50% हो गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो इस हर एक टॉपिक पर जब ले रहे हैं ना, अगर हम मेंटल हेल्थ ले रहे हैं तो उसमें क्लाइमेट और एक्सेसिबिलिटी एंजाइटी ले, करेक्ट। जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे अक्रॉस द थीम लाइन, तो सबको अपने अपने टॉपिक में क्लाइमेट चेंज को बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज को हमेशा सही कहा था, ये थ्रेट मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। हमारा करेक्ट। जिस भी नेचर थ्रेट है वो उसको बढ़ा देता है। और सेम आप करेक्ट। देखिए, तो जैसे हमारे एक कलीग है आर्किटेक्ट काव्या, वो भी काम कर रही है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। तो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी भी सिमिलरली एक थ्रेट मल्टीप्लायर की काम करता है। तो हम चाहे अगर वर्क प्लेस की बात करें, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, सबको हमें यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाना है। सिमिलरली हम चाहे वर्क प्लेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, हमें सब कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। तो ये जो इंटरसेक्शनैलिटी है दोनों का, क्योंकि दोनों एक आप देखिए थ्रेट मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं, कि हमेशा हर चीज में हमको इसको इंक्लूड करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई ये स्पेसिफिक टॉपिक है और स्पेसिफिक लोग ही करेंगे। नहीं, आप जहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइमेट चेंज नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है डिजास्टर से शुरुआत कीजिए, बट शुरुआत करना, मतलब इस पे सोचना, बात करना, धीरे धीरे कार्य करना। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट को करिए, अपना कॉन्शियस बनिए कि हमारे मुझ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो एक बहुत सही वे फॉरवर्ड रहेगा पर्सनल लेवल पे। और अगर ये होगा तो एक अपने आप ही एक तरह से डोमिनो इफेक्ट करेगा। जब हम खुद के लाइफ में इम्पैक्ट समझने लगेंगे, तो हम अपने वर्क में अब बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेंगे। वो एक चेन रिएक्शन यहाँ से निकलेगा। सही बात है। और ये वही वही बात है कि चीजों को आइसोलेट ना कर दें क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है, और उसको जी एंगेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि बहुत बार ये मैंने देखा है खुद भी कि क्योंकि हम लोग एकेडमिया से आते हैं,
दैट्स वाई हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। बट वही बात है कि जब तक वो पूल लाइक वाइड नहीं होगा तब तक हमारा भी काम नहीं होगा, क्योंकि या हमारा भी पर्पस ये है कि हमारा काम जो है वो मतलब कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और मतलब इम्पैक्ट हो। तो वो चीज हम लाइक वो इट्स नॉट लाइक फॉर द सेक ऑफ कि एक इसमें हमारा कुछ आपने या एकेडमिया बोला ना, यहाँ पे एक दिक्कत ये हो रहा है जो अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस टॉपिक को ले रहे हैं, जो एक अच्छी बात है कि मोमेंटम पकड़ रहा है ये टॉपिक। ये एक लग रहा है कि हाँ, सबको लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें दिक्कत ये लग रहा है कि हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं एडवोकेसी पे। दिक्कत है कि हम ग्राउंड पे करेक्ट नहीं जा, हम लिव्ड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। हम आईपीसीसी रिपोर्ट, गवर्नमेंट के रिपोर्ट, हम आरटीआई फाइल नहीं कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री के साथ नहीं काम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं एडवोकेसी और कैंपेन में। जबकि अगर हम रिसर्च नहीं किए, वो जो सीड हम नहीं बो रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक ही बात को राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड कर रहे हैं कि एक बार करेक्ट जो यूएन ने कुछ बोल दिया, हम उसी चीज को चैट जीपीटी से पैराफ्रेज पैराफ्रेज करते हुए बोल रहे हैं। जबकि हमें करना होगा कि कैंपेन एडवोकेसी जरूरी है, बट विदाउट रिसर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग का या म्यूचुअल अगर एक्सपीरियंस करें, तो हम लोग सबसे पहले 1 साल 1.5 साल या उससे भी, जबकि वो इससे बहुत कम था, बट स्टिल हमने ट्राई किया कि हम ग्राउंड पे जाएं। आप एक्चुअल ग्राउंड पे गए, मैं कुछ ग्राउंड पे गया, कुछ जगह मैंने सेकेंडरी स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया, आरटीआई बहुत सारे फाइल किए। तो जब तक हमें डाटा कलेक्शन और एविडेंस बेस नहीं बना रहे हैं, तब तक हमारा एडवोकेसी और जो कैंपेन है वो उतना मीनिंगफुल नहीं होगा। फिर वो एक बस करेक्ट कूलनेस ऑफ द टॉपिक पे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि अच्छा ये ट्रेंडिंग है, चलो इस पे करते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आ करेक्ट सकता। करेक्ट। अगर एक क्वेश्चन है। या मैं देख पा रहा हूँ, लेप्रोसी केयर इंडिया का एक क्वेश्चन है कि आई बिलीव दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ओवर कंजम्पशन, as consumption drives the power growth of industries such as automotive, electronics and manufacturing, all of, हाँ। तो एक तरह से इनका जो सवाल ये है, अगर मैं हिंदी में उसको अनुवाद कर सकूं, कि जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न्स है वो इसको अफेक्ट कर रहा है। और मैं अभी एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि हर साल हम एक वर्ल्ड ओवरशूट डे मनाते हैं। तो ओवरशूट वो होता है कि अगर एक धरती पूरे साल में इतना चीजें देती है हमें, चीजें मतलब चाहे क्रॉप्स हो, वाटर हो, एयर हो, तो हम लोग अर्थ जो पॉपुलेशन वो कितने दिन में यूज कर पा रहे हैं। तो अगर मैं 2024 का ओवरशूट डे बताऊं, तो वो 1 अगस्त था। तो हम 1 अगस्त तक वो सारा चीज खा पी के खत्म कर चुके हैं, जो हमें 31 दिसंबर तक यूटिलाइज करना चाहिए था। तो ये बिल्कुल सही है जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था लेप्रोसी केयर इंडिया से, कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न मैटर करता है। बट इसमें दिक्कत है कि ये कंजम्पशन पैटर्न एवरीथिंग में इन्वॉल्व है। तो हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से हम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट जैसे वीगन या वेज खाना इज मोर क्लाइमेट फ्रेंडली rather than the नॉन वेज। करेक्ट। फिर एंड दिस फिर हम साइंटिफिकली हम प्रूव्ड एक्चुअली, इट्स नॉट लाइक कि ओपिनियन है, इट्स लाइक एक्चुअली कार्बन फुटप्रिंट कम करता है। दूसरा, मोबिलिटी क्या चीज यूज कर रहे हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा या कॉन्ड्रम्स आ जा रहे हैं, बहुत जगह आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए तो क्लाइमेट रेजिलिएंट के हिसाब से आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द बेटर सॉल्यूशन। बट क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है पर्सनल रिजल्ट के लिए, ये एक दिक्कत आ जाता है। दूसरी बात, आप जब हम लोग इंडस्ट्रीज को बात करते हैं, तो हमारे कैपिटलिज्म को एक तरह से गाली देना एक इजी स्केप हो जाता है, एक्सक्यूज हो जाता है। हम जिसे बोल सकते हैं कि कोल ये जो भी पावर जनरेशन वाले हैं या जो ऑयल वाले कंपनीज है इतना ज्यादा करते हैं, और वो क्लाइमेट चेंज फैला रहे हैं। या हम किसी कंपनीज को बोल सकते हैं कि ये कोला कंपनी इतना ज्यादा पानी वेस्टेज करता है। बट दिक्कत है वो इलेक्ट्रिसिटी हम ही कंज्यूम करते हैं, हम ही उसको इनएफिशिएंटली वेस्ट करते हैं। वो कोला बनाने वाली कंपनी अगर प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है, या फिर अगर वो वाटर क्राइसिस क्रिएट करती है, तो कंज्यूमर हम ही हैं। तो जब तक ये लार्जली एज ए कम्युनिटी, एज ए कलेक्टिव अगर हम इसको सुधार नहीं करेंगे, तो इजी है वे कि हम कोला कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी या कोल कंपनी को गाली दे सकते हैं, या ऑटोमोबाइल कंपनी को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम करेक्ट ये देखें कि वो जो एक्सपेंसिव कार्स बनती हैं वो चलाते भी हम ही हैं।
तो इट इज मोर ऑफ ए कलेक्टिव फेलियर और कलेक्टिव सक्सेस। अगर हम ओजोन लेयर को सक्सेसफुली, अभी अब हम अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले ही हमने सितंबर में ओजोन लेयर डे मनाया, तो उसमें हमने एक तरह से अचीव किया कि ओजोन डो प्रोटेक्टेड है। ये हमने क्यों अचीव किया कि हमने पूरा ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पहले रेफ्रिजरेटर आते थे सबसे हमने वो गैसेस हटाए, सीएफसी गैसेस। सेम चीज हमें क्लाइमेट चेंज के लिए भी करना पड़ेगा कि हमको हर एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करने पड़ेगा। हम बस ये नहीं कर सकते हैं कि कोका कोला या पीते हुए अच्छे गाड़ियों में घूमते हुए सब कुछ करते हुए फिर बोले कि अरे क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमारा खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप देखिए तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्किटेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो हमारा जो घर है वो कितना क्लाइमेट रेजिलियंट है। ऑफ कोर्स इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये आ सकता है कि वो क्लाइमेट रेजिलियंट घर बनना आजकल के हिसाब से बहुत महंगा हो गया है, तो कितने लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं वो दिक्कत है। बट ये है कि ये करेक्ट। एक कलेक्टिव फेलियर है हमारा। हम सिर्फ कुछ लोगों का सिलेक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं, स्पेशली ग्लोबल नॉर्थ का कलेक्टिव फेलियर है। जैसे हम ओवरशूट डे की बात करें तो इंडिया अगर एक धरती चाहिए, हम लोग जितना रिसोर्सेज है उनसे कम ही यूज करते हैं डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। बट थिंग इज ग्लोबल नॉर्थ ने जो किया है वो हम सह रहे हैं, उसका हम एक तरह से बॉन्ड करें। सिमिलरली अगर आप डिजर्ट सेक्टर के कम्युनिटी के हिसाब से देखिए तो जो एक एबल्ड बॉडी ने रिड्यूस किया है, हम लोग परसेंट डिजर्ट उसको एक तरह से कंपनसेट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट झेल रहे हैं। सिमिलरली विद द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। एनी अदर करेक्ट। क्वेश्चन? तो आई फील क्वेश्चन तो किया है अभी तक। सो आई फील आपने और यू बहुत अच्छा कैन लाइक। दैट के तब तक किसी और का क्वेश्चन हो तो पूछ लें, इफ यू हैव एनी हाँ अदर ठीक है। लास्ट। सो मेरा वे फॉरवर्ड का ही था क्वेश्चन। और दूसरा एक ये मतलब कि लाइक ऑब्वियसली एज अ, क्योंकि जब हम लाइक क्लास 6 या 7 में हम लोग थे, हमको याद है बहुत अच्छे तरीके से कि लाइक ईवीएस का एक हम लोग का अलग से पेपर होता था। लेकिन राइट। अब हम देखते हैं कि लाइक उस टाइप का जो जो एजुकेशनल जो मटेरियल होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के related, ये स्कूल के लेवल पे या फिर है ना कॉलेज के लेवल पे उस तरह के इट्स लाइक इट बिकम्स ऑप्शनल। ठीक है। तो राइट। हाउ यू सी दैट पर्सपेक्टिव कि भाई इंफॉर्मेशन नया नया अभी आ रहा है, लेकिन हाउ यू मेक इट अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एक्चुअली, है ना, एंड मेक या इट हाउ व्हाट इज योर रिव्यू ऑन दैट एक्चुअली। पहली बात तो आपने थैंकफुली बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में पूछा कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उसमें क्लाइमेट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब करेक्ट करेक्ट एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली एक्सेसिबल करिकुलम और एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल्स भी देना पड़ेगा। तो उस करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में भी काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, एक इसमें मैं हमेशा कॉन्ड्रम में इस सेंस में रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी डाल दो, कुछ लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन भी जरूरी है वो भी डाल दो, फिर कोई बोल रहा है कि करेक्ट हाउस रिलेटेड, कोई बोल रहा है बैंकिंग रिलेटेड चीज सिखा दो। तो आई डोंट थिंक बच्चों पे सब कुछ ज्यादा लोड डालने की जरूरत है। बट मे बी जो हमारा जो करेक्ट नेचुरल एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है सोसाइटी, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में आप कितने बार देखा होगा कि उस पर चर्चा हो, हमारा न्यूज़पेपर में कितना हाईलाइट हो रहा है, हम जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज हैं या जो न्यूज सर्कल में हमारे सब कर रहे हैं। तो मे बी शायद आप ये ऑप्शनल एक्सट्रीम रखिए, बच्चों को हो सकता है कुछ फील्ड विजिट्स करवाइए, बट आई डोंट थिंक सब कुछ हम उसके बच्चों के बैग में भारी करते करते उनका बहुत ऐसे भी बहुत भारी बैग हो गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं, इतने सारे उनमें कंपटीशन है। करेक्ट तो मे बी हम एक सब्जेक्ट को ऐड ना करें, बट उनको एक्सपोजर विजिट जरूर दें कि सेमेस्टर में करेक्ट अगर वो एक दिन के उनको अगर हम एक्सपोजर विजिट दे सके कि देखो क्लाइमेट चेंज ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है, अगर उनको किसी स्लम में ही ले जाएं, और आइडियली तो स्लम होना नहीं चाहिए, अगर कोई स्लम है या कोई भी वल्नरेबल कम्युनिटी का ग्रुप है वहां हम उसको ले जाएं और उनको अगर एक्सपोजर विजिट वो बहुत सही रहेगा, रादर देन सब कुछ उनके करिकुलम में डालने का। दूसरी बात ये भी है कि एक हमारा लार्जर कम्युनिटी का बात हो, जब भी आप क्लाइमेट चेंज पे अगर आप सोचिए तो जब तक लोग मरते नहीं है तब तक न्यूज में भी नहीं आता है, या फिर कोई जब तक करेक्ट बड़ी शहर का इम्पैक्ट ना हो, चेन्नई चाहिए, बैंगलोर चाहिए, दिल्ली में अभी जैसे इसी साल दो
दो तीन बच्चे मर गए थे किसी कोचिंग सेंटर में जो ग्राउंड अंडरग्राउंड था, या फिर एक बच्चा हम्म, मर गया था जो यूपीएससी कर रहा था, क्योंकि वहां पे बिजली लग गया था, पानी इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर द फ्लडिंग। तो जब तक ये इस तरह के ट्रेजिडीज नहीं होते हैं, या अभी एक वुमेन मैनहोल में गिर गई है मुंबई में तब, क्योंकि वो फ्लडिंग हो गया था उसके कारण, तो जब तक इस तरह के न्यूज नहीं आते हैं तब तक शायद हम लोग फोकस नहीं करते हैं। तो जो हमारा जो न्यूज हम्म, सर्कल है उसको भी थोड़ा सा मोर नुआंस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपका इंटरेस्ट अगर एक लूँ तो पॉडकास्ट आजकल बहुत एक अच्छा मीडियम है लोगों को सेंसिटाइज करना, हम्म, एक सब्सटैंटिव तरीके से। तो चाहे हम रील्स की बात करें या पॉडकास्ट 20 सेकेंड या 2 घंटे, उस सारे फॉर्म में हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम correct, रामायण महाभारत की बात करें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था पंचरण का, कि हमारा 5 ड्यूटीज है टुवर्ड्स एवरीथिंग, तो उसमें वन ऑफ द ड्यूटीज होता है आवर इन्वायरमेंट। तो अगर हम इस तरह का correct, चीजें बात करें, हम धर्म की बात करें कि हमारा ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो उसमें भी अगर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 के अराउंड, तो उसमें वन ऑफ द ड्यूटी एक्चुअली इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के टुवर्ड्स है हमारा। उस कॉन्टेक्स्ट में भी correct, हमें कार्य करना होगा कि हम एक जो स्पिरिचुअल लेवल पे भी बच्चों को समझाएं कि वो जो बलराम जी ने क्वेश्चन पूछा था कि कंजम्पशन, तो कंजम्पशन जब तक हम एक रील वाली दुनिया में रहेंगे कि जहाँ पे सब कुछ क्लिकबेट के लिए काम हो रहा है, तब तक शायद वो कंजम्पशन पे कोई फोकस नहीं करेगा। लेकिन जब तक हम मोर correct, कॉन्शियस होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक इनिशिएटिव लिया है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन, जिसको लाइफ मिशन correct, बोलते हैं, और ये ग्लोबल मिशन है। तो वो तभी होगा जब हम लोग मोर कॉन्शियसली सोचेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं देख पा रहा हूँ तो एक बलराम जी का एक क्वेश्चन आया है कि yeah, यूजिंग ईवीज एंड प्लांटिंग ट्रीज टू इनफ टू क्रिएट ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। पहली बात तो धन्यवाद इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। इसका एक्चुअली आंसर यस एंड नो दोनों है। तो जब भी हम correct, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो जब भी हम क्लाइमेट चेंज से डील करेंगे तो तीन चीजें हमें चाहिए। पहला है क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन। मिटिगेशन होता है जो तुरंत हम पे असर हो उसको कैसे हटाएं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेड़ रोपेंगे वो 10 साल बाद इम्पैक्ट देगा। तो अगर आज 45 डिग्री है तो क्या हम 5 साल इंतजार करें कि पेड़ बड़ा होगा और पूरा दुनिया में पेड़ लग जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा, तो वो हम्म, टेम्परेचर को ठीक कर देगा? नहीं। तो अगर हमको मिटिगेशन के लिए, अगर हम घर अच्छा बना सकते हैं, एयर कंडीशन लगवा सकते हैं, एयर प्यूरिफायर लगवा सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, जो हम्म, लोग थोड़ा सा हम्म, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, शायद वो दिन में ना निकले बाहर उस एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में, तो उस तरह के का हम काम करना होगा। दूसरा है, पहला हो गया क्लाइमेट मिटिगेशन, दूसरा है क्लाइमेट अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता है कि हम कैसे जो इवॉल्विंग सिचुएशन से एडजस्ट कर ले। तो उसमें हम लोग हो सकता है क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग बना के एडजस्ट हो सकते हैं, हो सकता है हम रील। your voice, आपका आवाज थोड़ा, हेलो, जबकि आप कोई या, प्लेन से बात आइएगा तो प्लेन्स में ज्यादा एक्सट्रीम हीट भी आएगा, एक्सट्रीम कोल्ड भी आता हम्म, है। तीसरा है correct, क्लाइमेट रिजिलियंस। तो जब हम यूनिवर्सल एक्सेसिबल बिल्डिंग बनाएंगे, क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग बनाएंगे, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाएंगे, तो हम क्लाइमेट रिजिलियंट की तरफ जाते हैं। तो हम ये हम्म, तीनों चीज पे, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना, कि हम सिर्फ पेंशन या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या सिर्फ एजुकेशन पे काम नहीं करना चाहिए इस डिसेबिलिटी सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। सेम गोज विद यहाँ। या हम सिर्फ क्लाइमेट मिटिगेशन नहीं कर सकते, या सिर्फ क्लाइमेट एडेप्टेशन या सिर्फ क्लाइमेट रेजिलियंस नहीं कर सकते हैं। तीनों को साथ में करना जरूरी है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमारा फंड अगर है क्लाइमेट फाइनेंस, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, तो अगर हमें 100 रुपया मिल रहा है उस क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, तो हम किसको कहाँ कहाँ एलोकेट कर सके, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और जैसे आपने बोला कि ईवी, ईवी बिल्कुल वन ऑफ द सॉल्यूशन है, बट वो जब तक इकोसिस्टम ना बने तो दिक्कत है। दूसरी बात, ईवी भी फुली क्लीन नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो लिथियम correct, आयन बैटरी होते हैं तो वो भी बहुत बार यूज हो रहे हैं। बट हमें देखना पड़ेगा लेसर इविल कौन है। तो मैंने उसमें कोई correct, डिटेल्ड रिसर्च तो नहीं किया है कि मैं कोई एक्सपर्ट कमेंट कर सकूं, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है। ठीक है, इसका लेस इम्पैक्ट होता है कार्बन फुटप्रिंट या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बट स्टिल हम्म, इस पे भी हम लोग को कॉन्शियसली देखना पड़ेगा
इसके फोर ऑर्डर इम्पैक्ट correct, देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल इन्वायरमेंट के लिए या नहीं है। और अगर वो सही correct. टिकता देन ओनली वी शुड गो फॉर इट। और वो Mm, तभी हो पाएगा जब एक सिस्टम बनेगा। कुछ लोग अभी भी इस पे चला रहे हैं, कुछ लोग उस पे चला रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। और correct, आप ईवी चलाइए या कुछ चलाइए, सबसे अच्छा रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप अपना डीजल वाला कार चलाइए, सीएनजी का कार चलाइए या ईवी का कार चलाइए, बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि आप मेट्रो कर लीजिए। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि सारे सिटीज में मेट्रो नहीं है, या सारे मेट्रो सिटीज के अंदर भी सब जगह मेट्रो नहीं है, और बट उसके इकोसिस्टम दूसरी बात ये है कि एक्सेसिबल भी नहीं है बहुत सारी जगह पे। एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो एक्सेसिबल है, लेकिन क्या बसेस एक्सेसिबल है? या जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के करेक्ट, लिए ई रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा होता है, क्या वो एक्सेसिबल है? तो जब तक वो करेक्ट, फुल साइकिल एक्सेसिबल नहीं बनेगा, सिर्फ मेट्रो एक्सेसिबल बना के हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये करेक्ट, सब कुछ जो आ जाता है वो आखिरी, वो लॉन्ग टर्म की जैसे बात कर रहे हैं बलराम, तो हमें देखना पड़ेगा कि फोर ऑर्डर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। और जब भी हम इस तरह के काम करें, हम इकोसिस्टम की तरह काम करें, सिर्फ एक चीज को ना करें। नहीं तो वो फिर वैसा लगता है कि हम लोग एकदम लीगल में बोलते हैं कि एड हॉक तरह से काम करना, कि हम सिर्फ फायर फाइटिंग काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे आग लगा तो वहां पे जाके बुझा रहे हैं, फिर वहां लगा तो वहां बुझा रहे हैं। लेकिन जंगल की करेक्ट। आग की तरह क्लाइमेट चेंज है, तो हम सब कुछ एक साइड एक ना करके कॉम्प्रहेंसिव और हॉलिस्टिक तरीके से करना पड़ेगा या, आपको। बिल्कुल। करेक्ट। Thank you for giving your time. It's already over 1 hour, so I feel like we can like wrap it up. And thank you for giving your time and थैंक यू सो मच फॉर और चर्चा। हैविंग। बिल्कुल, या बिल्कुल। धन्यवाद थैंक माहिर यू। भाई। मैं भी जैसे बोला कि ये मैं शायद 1 साल पहले भी करता, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कैमरा कॉन्शियस था, कि मेरा एक्चुअली पहला करेक्ट। इंस्टाग्राम लाइव है। तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, और एंड यू थैंक्स डिड फॉर हैविंग। वेरी लाइक यू वर वेरी एलोक्वेंट। आपका like I I don't find any complaints regarding that. तो थैंक यू You are सो very मच eloquent फॉर about that. सच ए फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे मैं अपनी बातों Correct. को रख पाया। और थैंक्स फॉर हाँ, आसिफ। ये फ्री फ्लो का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, rather than कि भाई 15 मिनट में बोलो 10 मिनट में बोलो। और थैंक्स फॉर आस्किंग या सच ऐसा क्वेश्चन जिसपे मैं अपने चीजों को, अपने थॉट्स को प्रस्तुत कर पाया ऑडियंस के लिए। तो थैंक यू सो मच या फॉर हैविंग मी। and thank you for Leprosy Cat for asking some question to make it more interactive. थैंक यू। Yeah, I look forward to talk to you. Like, yeah, we are working towards it. Okay, bye. Bye bye. थैंक यू। नमस्ते।